आपके अपने YouTube परिवार AR करियर पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग आपके क्लास 10th के संस्कृत के एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका पाठ जो 6 है उसको हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय संस्कार। ये चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, बीते सालों में मात्र एक चैप्टर से पूछे गए प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इस चैप्टर का, इस पाठ का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके संस्कृत में जो प्रश्न आप अपने सामने देख पा रहे हैं। अब चलिए आज हम लोग इस भारतीय संस्कारा पाठ को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, इतना अच्छा से पढ़ लेंगे कि आपको इससे परीक्षा में यदि आज के क्लास आप अंत तक देखते हैं तो जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी पूछ दिया जाए आपसे, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। साथ ही साथ इस पाठ से पूछे गए प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे और आपको होमवर्क के तौर पर कुछ प्रश्न भी दिए जाएंगे जिसको यदि आप लिखने का अभ्यास कर लेते हैं तो ये चैप्टर समझिए आपका कंप्लीट हो गया, आपसे इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो आइए समझते हैं, बिल्कुल विस्तार से एक एक बात को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे ध्यान से, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है तो महत्वपूर्ण तरीका से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि नाम है भारतीय संस्कार, भारत तो हमारा देश है और भारत के संस्कार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत को तो आप अच्छा से परिचित हैं, आप खुद यहाँ पे रहते हैं, आपका देश है, हमारा देश है। तो अब संस्कार क्या है यहीं से समझना शुरू करते हैं। तो संस्कार यदि व्युत्पत्ति के दृष्टि से देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम और दूसरा है कार। सम का अर्थ होता है सम्यक और सम्यक का सामान्य भाषा में हम बोलते हैं अच्छा या अच्छी। कार का अर्थ होता है कार्य या कृति, जो हमारे द्वारा किया गया कृति हो। तो अगर व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो हमारे द्वारा किए गए अच्छा कार्य या कृति संस्कार कहलाएगा। और संस्कार का एक शब्द में अर्थ बोला जाए तो इसका मतलब होता है शुद्धिकरण। अब आइए बात करते हैं, ये तो हुआ कि व्युत्पत्ति के दृष्टि से संस्कार का क्या अर्थ है, बट अब समझते हैं कि संस्कार को अगर परीक्षा में आ जाए कि संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार से आप क्या समझते हैं, संस्कार को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, तो उसका जवाब आप कैसे दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, संस्कार का तात्पर्य उन धार्मिक क्रियाकलापों से है जिसके द्वारा व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से विकसित होने के लिए कुछ करने को तैयार होता है एवं करता है। अर्थात कि संस्कार जो है हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं जो हमें शारीरिक मानसिक रूप से विकसित करते हैं और जो हमको बतलाते हैं कि कौन सा अच्छा कर्म हमको करना चाहिए, कौन सा कृति हमको नहीं करना चाहिए। तो यही क्या है, संस्कार है। अगर एक वाक्य में इसकी परिभाषा देने की प्रयास किया जाए तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में गुणों के आधान को संस्कार कहते हैं। बिल्कुल सही, यही बात यहाँ पे भी कहा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि संस्कार क्या है, संस्कार से क्या तात्पर्य है, संस्कार किस शब्दों से मिलकर बना है, और ऐसे प्रश्न को आप परीक्षा में छोड़कर नहीं आएंगे। अब चलिए बात करते हैं संस्कार के प्रकार की, कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार जो है कुल 16 प्रकार के होते हैं। इन्हें हम 5 प्रकार में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो कि संस्कार अगर पूछा जाए कुल टोटल कितने हैं, 16, और इन 16 को हम 5 भागों में बांटते हैं। जैसे पहला भाग होता है हमारा जन्म से पूर्व वाले संस्कार, और जन्म से पूर्व वाले संस्कारों की संख्या 3 है। ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिए कि संस्कार 16 है और इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कि जन्म से पूर्व, और जन्म से पूर्व हम 3 संस्कार को रखते हैं। पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमंतोनयन। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्या है इसका क्या अर्थ है, इसको भी हम लोग आज विस्तार से समझेंगे। दूसरा संस्कार आपका आता है इस प्रकार में, जो 5 प्रकार में शैशवावस्था, इसमें 6 संस्कार को रखते हैं, जिसमें है आपका जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। फिर आपका तीसरा प्रकार है संस्कार का शैक्षणिक संस्कार। इस संस्कार में हम लोग 5 संस्कारों को रखते हैं, जिसमें होता है अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, आपका केशांत और समावर्तन। फिर आपका चौथा प्रकार जो है उसमें हम एक ही संस्कार को रखते हैं जिसको विवाह संस्कार के नाम से जानते हैं, अर्थात कि विवाह के रूप में गृहस्थ जो जीवन शुरू होता है तो गृहस्थ संस्कार। फिर 5वां है अंतिम, मृत्यु के बाद एक ही संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार। तो आप देख लीजिए यही 5 भाग में 16 संस्कार को हम बांटे। यहाँ पे देखिए 3 हमारा मिल गया, यहाँ पे 6 3 9, और आपका यहाँ पे 5 हो गया, तो 9 और 5 आपका 14, और एक यहाँ पे 15 और एक 16। तो ये 5 प्रकार मिल के आपके 16 संस्कार देते हैं। और इसको यदि आप कर्म से समझ कर रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में कर्म से भी पूछ ले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि ये सभी संस्कार क्या है और इनमें क्या होता है और क्यों ये संस्कार हमारे लिए जरूरी है। तो शुरू करेंगे पहले संस्कार, अर्थात कि 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार को पहले समझते हैं। तो जन्म से पूर्व वाले 3 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार क्या है, आइए इसको समझते हैं बिल्कुल विस्तार से। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा,
स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान कहते हैं। यह संस्कार गर्भ को पवित्र करने के उद्देश्य से होता है, इसलिए यह केवल प्रथम बच्चे के लिए किया जाता है। अर्थात कि गर्भाधान संस्कार क्या है, जब कोई स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो उसे हम गर्भाधान के नाम से जानते हैं और उस समय के होने वाले संस्कार को हम गर्भाधान कहते हैं। अब ये प्रश्न है कि यह संस्कार क्यों किया जाता है, तो गर्भ के पवित्र करने के उद्देश्य से कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रथम बार गर्भ धारण करने में कुछ असुर शक्तियों का आक्रमण होता है, जिससे शुद्धिकरण के लिए इस संस्कार को किया जाता है, इसीलिए यह केवल प्रथम बच्चों के लिए ही किया जाता है। अर्थात कि प्रथम संतान के गर्भ धारण के समय यह संस्कार किया जाता है। चलिए अब दूसरे संस्कार की बात करते हैं। जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। दूसरा संस्कार है आपका पुंसवन संस्कार। तो यह संस्कार गर्भ के 3 महीने बाद किया जाता है। इस संस्कार के माध्यम से पुत्र जन्म की कामना की जाती है। पुंसवन जो संस्कार है यह स्त्री के गर्भ धारण के 3 महीने बाद, अर्थात कि इस समय माना जाता है कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसका मानसिक रूप से विकास शुरू हो चुका है, और ये मानसिक रूप से विकास शुरू हो चुका है तो उसको समझाया जाता है कि उसको अच्छा अच्छा ज्ञान दिया जाए, ताकि और पुत्र की कामना की जाती है कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो इस संस्कार में। और इस संस्कार के आप उदाहरण आपको महाभारत में दिखाया गया। आप अभिमन्यु जो इसी संस्कार के समय चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान दे दिया गया था। तो इस तरह किया जाता है। पुंसवन संस्कार का यही उद्देश्य है। चलिए तीसरा जो आपका संस्कार है जन्म से पूर्व वाला अंतिम संस्कार, उसे हम बोलते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार सामान्यतः गर्भ के चौथे एवं 5वें महीने में किया जाता है। इसके द्वारा दुष्ट तथा अमंगलकारी शक्तियों को गर्भ से दूर रखने के उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों में अच्छे गुण आए, इसके लिए स्त्री को अच्छा व्यवहार करने तथा शांति एवं प्रसन्नचित रहने का ज्ञान दिया जाता है। अर्थात कि सीमांतोन्नयन संस्कार जो है आपके गर्भ के देखिए 3 महीने बाद, ये तो आपके गर्भ धारण के समय ये संस्कार हो गया। ये हुआ 3 महीने बाद कि आपका माना जाता है शिशु का मानसिक विकास शुरू हो चुका है, तो उसको अच्छे बात की जानकारी दिया जाए। और सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भ के चौथे और 5वें महीने में किया जाता है, ताकि जो गर्भ में है किसी दुष्ट और अमंगली शक्ति से उसको रक्षा किया जा सके। साथ ही साथ बच्चे के अंदर अच्छे गुण आए तो उसके माँ को समझाया जाता है कि आपको आपसे अच्छा व्यवहार करना है, शांति से रहना है, खुशी से रहना है, ताकि आने वाला बच्चा भी इसी रूप में जन्म ले। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। ये 3 संस्कार थे आपके जन्म के पूर्व वाले संस्कार। अब आएगा शैशव अवस्था में किए जाने वाले 6 संस्कार। हम लोग बिल्कुल विस्तार से समझ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा यहाँ से कितना ज़्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में आया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा हमने आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया। वहाँ पे आपके संस्कृत के बहुत से महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से देखकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस क्लास को लाइक कीजिएगा, क्योंकि क्लास आपके लिए चल रहा है, तो आप जितना ही ज़्यादा लाइक करते हैं उतना ही आपके लिए हम लोग अच्छे अच्छे क्लास लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझते हैं आप शैशव अवस्था के 6 संस्कारों। शैशव अवस्था का यह पहला संस्कार है, परंतु कर्म से चौथा नंबर संस्कार है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्म संस्कार। इस संस्कार में क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा। तो शिशु के जन्म होते ही यह संस्कार किया जाता है। यहाँ से शिशु गर्भ अवस्था से बाहर निकल चुका है, उसका जन्म हो चुका है, और इस संस्कार का एक ही उद्देश्य है कि शिशु को कई प्रकार के दोष से दूर रखा जाए। और इसमें जो जातकर्म संस्कार में ये 3 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पहला कि शिशु को शहद एवं घी को चटाना, और दूसरा उसकी नाभि की नाल काटना, और तीसरा माता को स्तनपान कराना। ये 3 काम जो है जातकर्म संस्कार में संपन्न किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 5वें नंबर संस्कार की बात करते हैं, नामकरण संस्कार। तो इसको आप समझते हैं कि इस संस्कार द्वारा बच्चे को नाम रखा जाता है। अर्थात कि कोई भी बच्चा जब आता है धरती पे तो जातिवाचक संज्ञा है, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदलने के लिए नाम रखा जाता है। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है इस प्रकार कोई भी व्यक्ति एक अच्छा वस्त्र धारण करके, सुंदर वस्त्र धारण करके उसका व्यक्तित्व में निखार आता है, वैसे ही एक अच्छा और सार्थक नाम से आदमी के व्यक्तित्व अच्छा बनता है। तो इस उद्देश्य से ये संस्कार किया जाता है। 6 नंबर संस्कार की बात करते हैं तो इसका नाम है आपका निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार के द्वारा बच्चे एवं माँ को प्रसूति गृह से निकालकर घर के अन्य भागों में जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अर्थात कि इस संस्कार से पहले माँ और शिशु दोनों एक ही घर में रहते हैं, जिसका नाम है प्रसूति गृह। और इस संस्कार के बाद माँ और शिशु को आदेश दिया जाता है कि वह प्रसूति गृह से बाहर निकलकर घर के अन्य भागों में जाकर घूम सकते हैं। अब चलिए 7वें नंबर संस्कार की बात करें तो ये है आपका अन्नप्राशन संस्कार।
इस संस्कार द्वारा बच्चे को अन्न प्रदान किया जाता है, पहली बार उसको अन्न दिया जाता है, तो इस संस्कार को हम क्या बोलते हैं? अन्नप्राशन संस्कार। 8 नंबर संस्कार है आपका चूड़ाकर्म संस्कार। इसके द्वारा गर्भकाल में उत्पन्न बच्चे को नाखून और केशों को निकाला जाता है। गर्भ अवस्था में जो बच्चे का नाखून और केश मिला है उसको चूड़ाकर्म संस्कार में पहली बार उसको उतारा जाता है। चलिए 9वें नंबर संस्कार है आपका कर्णवेध संस्कार, और 9 नंबर संस्कार है शैशव अवस्था में 6 संस्कारों का यह अंतिम संस्कार है। तो कर्णवेध संस्कार में आपके शिशु के कान को छेद कर उसे अलंकरण पहनाया जाता है, तो उसके गहना पहनाया जाएगा शिशु के कान को छेद कर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कर्णवेध संस्कार। इसका ऐसा माना जाता है इस संस्कार के पश्चात शिशु के श्रवण शक्ति अर्थात कि सुनने की शक्ति में विकास होता है और साथ ही साथ उसको कई प्रकार की रोगों से भी रक्षा होती है। तो इस संस्कार का यही उद्देश्य है। अब आपका 10 नंबर संस्कार शुरू होता है अक्षरारंभ संस्कार, और एक कौन संस्कार है? तो आपका शैक्षणिक संस्कार, जो हमने पीछे चर्चा की कि 5 शैक्षणिक संस्कार हैं, उसमें से ये पहला संस्कार है आपका अक्षरारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। जब देख लिया जाता है कि शिशु अक्षर अर्थात कि शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो गया तो उसको पहली बार अक्षर ज्ञान का बोध कराया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं अक्षरारंभ संस्कार। चलिए 11 नंबर संस्कार है आपका उपनयन संस्कार। इस संस्कार को यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा है कि उपनयन संस्कार को किस नाम से जानते हैं, या यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार किसे कहते हैं? तो उपनयन संस्कार को कहते हैं। बच्चा इस संस्कार के बाद अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के समीप जाता है, और इस संस्कार में बच्चे के जितनी लंबाई होती है उतना के बराबर उसको जनेऊ पहनाया जाता है और उसे द्विज कहा जाने लगता है इस उपनयन संस्कार के बाद, और उसको अब शिक्षा ग्रहण के लिए जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। अब 12 नंबर आपका संस्कार है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में यह संस्कार बच्चों के अध्ययन के शुरुआत के समय किया जाता है, अर्थात कि यहाँ से बच्चों का अध्ययन की शुरुआत हुआ पहली बार, तो उसे हम बोलते हैं वेदारंभ संस्कार। फिर आपका 13 नंबर संस्कार है केशांत संस्कार, और यह संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे हम गोदान संस्कार के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखिए गोदान संस्कार के नाम से किस संस्कार को जानते हैं? तो केशांत संस्कार को। इसमें बच्चों को एक निश्चित उम्र में बाल हटाया जाता है। चलिए 14 नंबर आपका संस्कार है समावर्तन संस्कार। यह संस्कार बच्चों के अपने गुरु के आश्रम से अपने घर जाते समय किया जाता है, अर्थात कि बच्चा आपके केशांत संस्कार भी होगा, वेदारंभ भी हो गया, उपनयन भी हो गया, और ये जो समावर्तन संस्कार है ये आपका शैक्षणिक संस्कार का 5वां नंबर अर्थात कि अंतिम नंबर संस्कार है। अब इसके बाद बच्चे जो हैं अपने गुरु के आश्रम से अपने घर जाते हैं, अपने समाज में जाते हैं, तो इसे आप कह सकते हैं कि यह ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थात कि बच्चे जब शिक्षा करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरु के समीप, तो वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का यह अंतिम संस्कार है। ये भी पूछे प्रश्न कि अंतिम संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम का कौन है? तो समावर्तन संस्कार। और यहाँ से विवाह संस्कार में व्यक्ति प्रवेश करता है, तो यह विवाह संस्कार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है समावर्तन संस्कार को। चलिए 15 नंबर संस्कार है विवाह संस्कार, और आपका ये चौथा टाइप है कि विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार जिसे कहते हैं वही है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, और ये कौन कौन से कर्मकांड होते हैं इससे भी प्रश्न आता है कि निम्न कर्मकांड किस संस्कार में होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से कर्मकांड होते हैं विवाह संस्कार में। जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो क्लास को लाइक कर दे, क्योंकि आप ही के लिए क्लास चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, विवाह संस्कार में निम्न कर्मकांड किए जाते हैं, इसको याद जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। पहला कर्मकांड है वागदान, दूसरा है मंडप निर्माण, फिर वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत, फिर आपका वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पाणी ग्रह, लाजो होम, सिंदूर दान इत्यादि। एक बार प्रश्न आपसे पूछा गया था परीक्षा में, पाणी ग्रह और लाजो होम कर्मकांड किस संस्कार में किए जाते हैं? तो आपके विवाह संस्कार में। चलिए अंतिम संस्कार है आपका अंत्येष्टि संस्कार, अर्थात कि आपका 16 नंबर संस्कार, और प्रकार से देखें तो 5 नंबर संस्कार। तो यह संस्कार, और यहाँ से एक बात और समझ लीजिए, विवाह संस्कार के बाद फिर आदमी वहीं से प्रवेश कर जाएगा, फिर विवाह होगा, फिर आपका वर वधू का मिलन होगा, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा गर्भाधान, पुंसवन, फिर सीमंतोनयन, फिर ये संस्कार यही चक्र जीवन भर चलते रहता है। तो इसको भी समझ कर रखिएगा। तो अंत्येष्टि संस्कार जो है यह अंतिम संस्कार है जीवन का, और इसे मृत्यु के बाद किया जाता है। इस संस्कार का एक ही उद्देश्य है कि मृत आत्मा को शांति मिले। अब प्रश्न महत्वपूर्ण है कि
पाठ का क्या उद्देश्य, अर्थात कि ये पाठ से लेखक क्या हमको शिक्षा देना चाहते हैं भारतीय संस्कारा पाठ से। तो आप जानते हैं भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार किए जाते हैं। जो अभी हम लोग देखें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कितना ज़्यादा संस्कार हो रहा है। इन संस्कारों से व्यक्ति के जीवन मूल्य का संवर्धन होता है, अतः भारतीय मूल्यों को कायम रखने के लिए इन संस्कारों को कायम रखना आवश्यक है। देखिए लेखक बतलाते हैं कि भारत हमारा धर्म प्रधान देश है और हमारे यहाँ जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं और ये सभी संस्कार का बड़ा महत्व है। ये हमारे जीवन के मूल्य को संवर्धन करता है, हमें ये भी बताता है कि कौन से कर्म अच्छे हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आज ये व्यंग के रूप में लेखक लिखते हैं कि आज के भौतिकवादी युग में लोग संस्कार को भूलते जा रहे हैं, पर विदेशी जो है वो भी भारतीय संस्कारों में रुचि रखने लगे हैं। तो इस संस्कार को जीवंत रखना चाहिए यदि हमको भारत के मूल्य को और भारत को एक धर्म प्रधान देश बनाए रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न की कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको बनाकर प्रयास कर जाना है। और जितना हम लोग पढ़े संपूर्ण चैप्टर पढ़ लें, यहाँ से इतना यदि आप याद रखते हैं तो आप इतना विश्वास रखें आपका एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। आप खुद क्वेश्चन बैंक का हेल्प लेकर अपने से बनाने का प्रयास कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। कुछ प्रश्न यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसको आप जरूर लिखकर प्रयास कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। पहला प्रश्न है संस्कार किसे कहते हैं, इसका जवाब आपको इसी क्लास में मिल गया। संस्कार कितने प्रकार के और कौन कौन, इसका भी जवाब आपको मिल गया। विवाह संस्कार का वर्णन करें, ये भी हम लोग विस्तार से पढ़ लिए क्योंकि ये संस्कार में जानता था बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं, अभी हम लोग समझे हैं। फिर पांचवा पाठ है भारतीय संस्कारा पाठ का वर्णन अपनी मातृभाषा में करें, अर्थात कि हिंदी में लिखना, आपको समझिए इसका सारांश। ये प्रश्न जो है 5 नंबर का है क्योंकि ये सारांश टाइप का प्रश्न है, बड़ा सा होगा। तो उम्मीद करता हूँ भारतीय संस्कारा पाठ को समझे होंगे और इन 5 प्रश्नों का आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो इनका लिखकर घर पे अपने उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आएगा इस क्लास को फिर से देख लीजिएगा। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, कि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सभी चैप्टर की क्लास लाया जाए, तो उसके बारे में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे जैसा आप कमेंट कीजिएगा उस क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।